दुनिया का सबसे अजीम ओशन द पैसिफिक। All hands, hoist the colors up. पैसिफिक ओशन दुनिया के 5 ओशंस में से सबसे बड़ा है। इसका साइज लगभग 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि आप इसमें दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स आराम से फिट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारी नेचुरल सैटेलाइट चांद से भी 5 गुना ज्यादा वाइड है। अब इस समुद्र के आप साइज से तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर इसमें कोई शख्स एक छोटी सी कश्ती में गुम जाता है तो उसे ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और उसका एक हफ्ता सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने समुद्र की गहराइयों में 438 दिन यानी 14 महीने सरवाइव किए हैं, और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जिसे तोड़ने से दुनिया के सबसे बड़े डेयर डेविल्स भी डरते हैं। और इस शख्स का नाम है होजे सैल्वाडोर अल्वारेंगा। होजे मेक्सिको में साहिल के नज़दीक एक गांव कोस्टा अजूल में रहता था। ये एक माहिर मछेरा था, और इसके लिए समंदर की गहराइयों में जाकर 15, 20, 30 घंटों तक मछलियां पकड़ना एक आम बात थी। 2012 में 17 नवंबर के दिन होजे एक प्लान बनाता है कि वो और उसका एक पुराना साथी समुद्र की गहराइयों में जाकर 30 घंटे लगातार मछलियां पकड़ेंगे। लेकिन किसी वजह से उसका साथी उसके साथ आने से मना कर देता है, तो होजे एज़ेकियल कार्डोवा नामी एक जवान मछेरे का बंदोबस्त करता है, और वो दोनों मेक्सिको के एक साहिल से अपना सफर शुरू करते हैं। होजे की कश्ती का साइज तकरीबन 23 फुट था। कश्ती के पीछे एक मोटर लगी थी जिसकी मदद से वो उसे चला सकते थे। वो अपने साथ कुछ बेसिक मछलियां पकड़ने का सामान, मछलियां स्टोर करने के लिए एक आइस बॉक्स और सिर्फ 1-2 दिन का खाने का सामान लाए थे। वो साहिल से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर अपने फिशिंग स्पॉट पर पहुंचकर अगले 30 घंटे लगातार मछलियां पकड़ते रहते हैं, और उनका ये प्लान काफी कामयाब रहता है क्योंकि उन्होंने 500 किलो के नजदीक मछलियां पकड़ ली थी। इतनी सारी मछलियां पकड़कर वो खुशी खुशी वापस लौटने की तैयारी कर रही होते हैं कि उसी वक्त उनके ऊपर पहली आफत आती है। एक बहुत ही तेज और खतरनाक तूफान आना शुरू हो जाता है। इतने खौफनाक तूफान को देखकर वो उसी वक्त अपनी कश्ती को पीछे की तरफ घुमाते हैं और पूरी तेजी के साथ कश्ती चलाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो मछलियां पकड़ी थी वो सारी भी वापस पानी में फेंक देते हैं ताकि उनकी कश्ती ज़्यादा तेज़ी से चल सके। कुछ घंटे सफ़र करने के बाद वो तूफान को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे और अपने गांव से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर थे। उन्हें दूर दराज साहिल का किनारा नजर आना भी शुरू हो गया था, जिसे देखकर वो फाइनली सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर दूसरी आफत आती है। उनकी कश्ती का इंजन ख़राब हो जाता है और उनकी कश्ती वहीं पर रुक जाती है। वो अपने साथ पैडल्स या ऐसी कोई चीज़ नहीं लाए थे जिसकी मदद से वो कश्ती को चला सकें। वो जो खाना अपने साथ लाए थे वो ख़त्म हो चुका था, और उनके मछलियाँ पकड़ने का सामान भी तूफान में ख़राब हो गया। उनके पास बचा था तो सिर्फ एक रेडियो फ़ोन जिसकी मदद से अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजते हैं। लेकिन इससे पहले कोई जवाब आता उनके रेडियो फ़ोन की बैटरीज भी ख़त्म हो गई। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो अपने बॉस की मदद का इंतज़ार करते। लेकिन इससे पहले मदद उन तक पहुंचती उनके ऊपर तीसरी आफत आती है। तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं जो कि उनकी कश्ती को साहिल से दूर धकेलना शुरू कर देती है, और उनकी नज़रों के सामने से साहिल आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। इनका बॉस इन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी तैयार करता है जो इन्हें साहिल के करीब ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक इनकी कश्ती साहिल से काफ़ी दूर जा चुकी थी। सर्च पार्टी अगले 2 दिन लगातार इन्हें ढूंढती रहती है, लेकिन इनका कोई नामो निशान न मिलने पर वो भी उम्मीद हार कर इनकी तलाश करना छोड़ देते हैं। होजे और एज़ेकियल अब समंदर की गहराइयों में बगैर किसी मंजिल के अकेले रह चुके थे। उनके पास न खाने के लिए खाना था और न ही पीने के लिए पानी। जिंदा रहने के लिए वो अपने हाथों से मछलियाँ और केचुए पकड़ते और उनका गोश्त कच्चा खा जाते। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान को और प्यास लगती है, तो वो पानी के तौर पर मछली, केचुओं और परिंदों का खून पीते, और कभी कभार जब बारिश होती तो वो कुछ बोतलों में बारिश का पानी जमा करके उनसे गुजारा करते। इसी तरह 4 महीने गुजर चुके थे और एज़ेकियल की जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो कच्चा गोश्त और खून खाने पीने से तंग आ गया था, तो वो 4 महीनों के बाद खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, और कुछ दिनों के बाद भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एज़ेकियल की मौत के बाद होजे बिल्कुल अकेला रह चुका था, और वो खुद को एंटरटेन करने के लिए कभी कभी एज़ेकियल की लाश के साथ बातें करता। लेकिन इस डर से कि वो पागल ना हो जाए, उसने एज़ेकियल की बॉडी को समंदर में फेंक दिया। समंदर में होजे के 6 महीने गुजर चुके थे, और इस वक्त तक उसने आधे पैसिफिक ओशन का सफ़र कर लिया था। उसके आसपास हज़ारों किलोमीटर्स तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे एज़ेकियल की जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग जाती है। उसे दूर से एक कार्गो शिप गुजरती नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो कार्गो शिप की तरफ चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी तरफ हर किस्म के सिग्नल करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने बड़े समुद्र में होजे की छोटी सी कश्ती को स्पॉट करना नामुमकिन था,
और वो कार्गो शिप भी होजे की आंखों से आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर होजे समंदर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। होजे एक कोयले की मदद से अपने हाथ पर लाइंस लगाकर महीने गिनता और फाइनली 14 महीने गुजरने के बाद होजे को उसके आसपास पानी में कुछ नारियल तैरते नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि वो किसी आइलैंड के करीब है। और कुछ देर और गुजरने के बाद होजे को फासले में एक आइलैंड नजर आता है। होजे को डर था कि यह आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, इसलिए वो अपनी कश्ती से छलांग लगाता है और आइलैंड की तरफ तैरना शुरू कर देता है। खुराक की कमी की वजह से होजे की बॉडी इस वक्त बहुत वीक थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और बहुत ही मुश्किल से तैरकर आइलैंड तक पहुंचता है और पिछले 14 महीनों में पहली बार वो खुश्क जमीन पर पांव रखता है। होजे इस वक्त ईबर अटोल नामी एक आइलैंड पे था, जो कि पैसिफिक ओशन में मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा है। और ये आइलैंड होजे के सफर की शुरुआत से 11,000 किलोमीटर दूर है। यानी इन पिछले 14 महीनों में होजे ने उस छोटी सी कश्ती में 11,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। होजे जब उस आइलैंड पे थोड़ा सा आगे जाता है तो उसी आइलैंड के 2 लोकल्स की नज़र उस पर पड़ती है। वो देखते हैं कि होजे की हालत बिल्कुल ख़राब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसने हाथ में ज़ोर से एक चाकू पकड़ा हुआ था और वो स्पेनिश में कुछ चिल्ला रहा था। वो 2 लोकल्स वहाँ की अथॉरिटीज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं और होजे की सिचुएशन के बारे में उन्हें बताते हैं। और अगले 11 दिन होजे मार्शल आइलैंड्स के एक हॉस्पिटल में गुजारता है, जिसके बाद उसे वापस उसके मुल्क भेज दिया जाता है। ये थी कहानी होजे सैल्वाडोर अल्वारेंगा की, वो शख्स जिसने समुंदर पर 14 महीने गुजारने के बाद सही सलामत अपने घर वापस लौटा। होजे अपने इस एक्सपीरियंस पर एक किताब भी लिखता है जिसका टाइटल है 438 डेज, और इस किताब को बेस्ट सर्वाइवल बुक ऑफ द डेकेड भी माना जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।